इंटरनेशनल पर। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में हो, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। फिर काहे ढूंढो वो सारी दुनिया में दामाद, अब्बू काहे ढूंढो वो सारी दुनिया में दामाद। हम ना मानेंगे हरगिज़ तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो, दामाद हाजिर हो। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपके गुर्गों ने सुंदरनगर के इलाके में पैर भी रखा तो उसे 1 महीने तक अपने उस पैर को प्लास्टर में रखना। इंस्पेक्टर साहब, अब आप इस बात को झुटलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो खुदकुशी नामा मरने वाले ने खुद अपने हाथ से लिखा है वो असली नहीं है। देखिए मोहतरमा, पहले तो हमें ये तफ्तीश करनी होगी कि ये खुदकुशी नामा मरने वाले ने ही लिखा है। एमएलए कादरी साहब के साहबजादे भी शामिल हैं। अब बगैर सबूत के इतने बड़े आदमियों के बच्चों पर हम हाथ कैसे डाल सकते हैं? हाँ भेज दो। खुशामदीद। तो आपने तामीर का काम शुरू कर दिया? आपसे किसने कहा? किसी बादशाह नाम के शख्स का फोन आया था। ओह, तो बादशाह मेरा ही आदमी। मैंने ही कहा था उसे आपको इत्तला करने के लिए। आपने? जी, मैंने सोचा इमारत का काम शुरू करने से पहले आपको मदऊ कर लें। कहीं कल को आप ये ना कहें कि हमने आपकी लाइल्मी में इमारत की बुनियाद डाल दी। तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इमारत की बुनियाद आपके खूबसूरत हाथों से पड़े। आप जो ख्वाब देख रहे हैं ना, वो कभी पूरे नहीं होंगे। आप जिसे ख्वाब कह रही हैं ना, वो ख्वाब कब का पूरा हो चुका है। मुझे उस बस्ती में इमारत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी दौलत और ताकत के नशे में इस कदर चूर हैं कि आप ये भी भूल गए हैं कि इस मुल्क में कानून नाम की भी कोई चीज है। और कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप गरीबों का आशियाना उजाड़े और अपना कारोबार शुरू करें। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इस देश में कानून नाम की भी कोई चीज है। और आपको एक बात बताऊं, ये सारा काम उसी कानून के तहत हो रहा है। मुझे इस बस्ती में इमारत बनाने का हुक्मनामा मिल चुका है मोहतरमा। क्या? जी, जिसे आप गैर कानूनी कह रही हैं ना, उसे कानूनी तौर पे हरी झंडी मिल चुकी है। कतई नहीं, कानून की तरफ से आपको हरी झंडी जरूर मिल गई, लेकिन हम भी चुप रहने वालों में से नहीं हैं। हम आला अफसरान के पास जाएंगे और इसकी जांच जरूर करवाएंगे। जुल्फिकार की पहुंच बहुत दूर तक है अब्बू। तो क्या हुआ बेटा? अगर उसकी पहुंच दूर तक है तो हमारे भी हौसले बुलंद हैं, और जिनके हौसले बुलंद होते हैं अल्लाह उनका जरूर साथ देता है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जुल्फिकार से मिले हुए हैं। वक्त बहुत कम है अब। सोचिए कि ऐसा क्या करें जिससे जुल्फिकार के नापाक कदमों को रोका जा सके। हमें तो एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है बेटा। वो क्या अब्बूजान? वकील तनेजा। वकील तनेजा? नाजरीन, इस वक्त हम मशहूर सियासतदान और एमएलए अनवर कादरी साहब के घर के बाहर खड़े हैं। जी हाँ, ये वही कादरी साहब हैं जिनके फर्जंद एहसान कादरी को पुलिस ने सिटी कॉलेज के स्टूडेंट की खुदकुशी वाले मामले में गिरफ्तार किया है। ये बातचीत सिर्फ और सिर्फ सुपरफास्ट न्यूज चैनल पर, जी हाँ, आपका सुपरफास्ट
न्यूज चैनल आपको रूबरू करवा रहा है अनवर कादरी साहब से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। एमएलए कादरी साहब, ये जो शर्मनाक वाकया हुआ है कि सिटी कॉलेज के एक नौजवान की उसके कुछ सीनियर्स ने इतनी बुरी तरह से रैगिंग की, उसे इस कद्र जलील किया कि उस नौजवान ने खुदकुशी कर ली, और इस मामले में पुलिस ने जिन 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है उनमें से एक आपका बेटा भी है। आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये एक अफसोसनाक वाकया है। उस नौजवान लड़के की मौत का अफसोस है हमें, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को साफ कर देना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में मेरे बेटे का कोई हाथ नहीं। लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, यानी कि उसे मुजरिम माना है। देखिए, इस मामले में आप अपना फैसला ना सुनाएं। वो मुजरिम है या बेगुनाह, उसका फैसला कानून करेगा, अदालत करेगा, आप नहीं, आपका मीडिया नहीं। बल्कि आपको तो उसकी तारीफ करना चाहिए कि वो एक अच्छे शहरी की तरह कानून की मदद कर रहा है। एमएलए साहब, आपके बेटे के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। हमारे स्टिंग ऑपरेशन की सीडी के जरिए ये साफ जाहिर होता है कि आपका बेटा इस गुनाह में शरीक है। देखिए मोहतरमा, आजकल सबको पता है कि न्यूज चैनलों का काम सिर्फ सनसनी फैलाना रह गया है। चूंकि मैं इस इलाके का एमएलए हूं, इसीलिए मेरे बेटे को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। एक झूठी सीडी बनवाकर अपने आप को और अपने चैनलों को वाहवाही दिलवाना चाहते हैं। शौक से दिलवाइए। एमएलए साहब, ये मुलाकात हमारे चैनल पर सीधी दिखाई जा रही है, इसलिए मैं अपने नाजरीन की तरफ से आपसे ये साफ साफ पूछना चाहती हूँ कि इतने पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी क्या आप अपने बेटे को गुनहगार मानने के लिए तैयार नहीं हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे और आपके मीडिया वालों से कि मेहरबानी करके इस पूरे वाकये में दखल अंदाजी बंद करें और कानून को अपना काम करने दीजिए। खुदा हाफिज। तो ये थे एमएलए कादरी साहब। मैग, तुम बकबक बहुत करती हो। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रफी आपा, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हमारे इस बकबक से इस गुलशन में हंसी के फूल खिलते हैं। ये तो सच है रफिया कि महक की बातों से सारा घर महकता रहता है। शाहिद भाई, सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा कॉलेज महकता रहता है हमारी इन बातों से। अरे कल की ही बात ले लीजिए, हमारे कॉलेज में एक नया लड़का आया, वक्फे में कैंटीन के अंदर बैठ गया और हमें ऐसे घूरे जा रहा था, ऐसे घूरे जा रहा था, हमें बहुत ही गुस्सा आ रहा था उसकी इस बेहुदा हरकत पर। तभी हमें एक शरारत सूझी। हम अपनी जगह से उठकर उसके पास गए और हमने कहा, जनाब, क्या आप अपनी एक तस्वीर देंगे? अरे इतना सुन के तो उसकी बत्ती से निकल पड़ी। वो खुश होकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप हमारी इस तस्वीर का क्या करेंगी? हमने कहा, घर में शरारती बच्चों को डराएंगे। अरे महक, बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने उसको। और फरजाना, तुम सुनाओ, डॉक्टर बनी या नहीं? अस्पताल में इंटर्नशिप तो मिल गया है, सोचती हूँ कुछ साल वहाँ मुलाजमत करके अपना जाते शिफा खाना खोल लूंगी। गुड। और शबनम, तुम्हारी नामानिगारी कैसे चल रही है? ठीक चल रही है शाहिद। आजकल एक न्यूज चैनल में हूँ, तुम तो जानते ही हो, सहाफी बनने की बचपन से तमन्ना थी हमारी। अभी कल ही तो इन्हें बेहतरीन टीवी नामानिगार का खिताब मिला है। अरे मुबारक हो। शुक्रिया। और इनके बारे में तो जानता ही हूँ मैं, इन्होंने सारे माशरे को सुधारने का बेड़ा अपने मजबूत कंधों पे उठाया है। अब बीड़ा बीड़ा तो कुछ नहीं, बस गरीबों की मसाइल हुकूमत की नजर में लाने के लिए एक अदना सी कोशिश कर रहे हैं। बस अल्लाह तुम्हारी इस कोशिश में कामयाबी अता करे। आमीन। वो सब तो ठीक है राफी आपा, लेकिन खुदा के लिए माशरे की खिदमत करते करते कहीं आप सियासतदान मत बन जाइएगा। क्यों? सियासतदान बनने में क्या हर्ज है? बहुत बड़ा हर्ज ये है कि अगर आपा सियासतदान बन गई तो ये तकरीर जरूर करेंगी, और हम ये हरगिज नहीं चाहते कि जो तकरीर ये हमें करती हैं वो हमारे साथ साथ सारे मुल्क को भी झेलनी पड़े। अच्छा शाहिद भाई, ये बताइए कि अमेरिका में रहकर आप कहीं हिंदुस्तानी खानों की लज्जत तो नहीं भूल गए ना? बिल्कुल नहीं शबनम। एक्चुअली यूएस में जो बावर्ची था ना, वो इंडिया का था, तो उसने कोरमा, बिरयानी और सिवैयों का जायका भूलने का मौका ही नहीं दिया। चलो इसी बात पे ममदू मियां से कहकर
कल सबके लिए बिरयानी बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे शाहिद, तुम कब आए? बस जब तुमने देखा। बैठो ना। भाई अपने आने की इत्तला हम गरीबों को भी दे दी होती। सरफराज, शाहिद ने आने की इत्तला किसी को भी नहीं, अब्बू को भी नहीं। हाँ सरफराज, मैं सबको हैरत ज़दा करना चाहता था। अच्छा ये बताओ, दादी जान कैसी हैं? नानी जान बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम सबको याद किया करती हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ उनसे मिलने चलता हूँ। ठीक है, चलना। अचानक देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। सरफराज भाई, चाय लेंगे? नहीं महक, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। महक और तकल्लुफ में तो मगरिब और मशरिक से भी ज्यादा फासला है। मैं अभी ममदू चाचा से कहती हूँ, ममदू चाचा। ममदू से किसी काम को कहने से पहले ही ममदू वो काम कर देता है। चाय हाजिर है। नाश्ता कहाँ है? नाश्ता आता हूँ लेके। लो ना शाहिद। अरे लो ना सरफराज। नहीं, मैं चाय नाश्ता घर से करके आया हूँ। तो क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ कर लो। नहीं शाहिद, मैं अब चलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं दादी जान से मिलने चलता। मिल लेना, 2-4 दिन बाद मिल लेना। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। लगता है बुरा मान गया। छोड़िए ना शाहिद भाई, ये हैं ही कुछ नकचड़े। नहीं, मुझसे भी गलती हो गई। मुझे दादी जान से मिलने जाना चाहिए था। शाहिद तुम फिक्र मत करो, ये सरफराजी है ना, ये तो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाता है। तुम दादी जान से मिलोगे ना, वो बहुत खुश होंगी। हाँ, और अब पता नहीं दादी जान के पास जाकर भी क्या एक की चार लगाएंगे। क्या बात है शेफू, किसी से लड़ झगड़ के आ रहे हो क्या? वो मामू जान का लगते जिगर आया है। कौन शाहिद? तुम्हें कैसे पता? अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, बड़े हंसी ठट्टे हो रहे थे वहाँ। तू गया था हशमत की तरफ? हाँ, उधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं, लेकिन वहाँ के तो रंग ही अजीब थे। खैर, तुझी मत जला, अल्लाह सबको देता है। तुझे पूछने के लिए 2 शख्स आए थे, कह के गए कि दोबारा आएंगे। कौन थे वो, तुम जानती हो ना? अब भला मैं क्या जानूं उन लोगों को? नानी जान, तुमसे कितनी बार कहा है, हर किसी के लिए दरवाजा मत खोला करो, आजकल जमाना कितना खराब है। सरफराज आ गया क्या? क्या बात है? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम ही सरफराज हो। हाँ, मैं ही सरफराज हूँ। और मुझे दत्ता कहते हैं। दत्ता कहते हैं? तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुमने जुल्फ़िकार साहब का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, सुना है उसका नाम। तो हमें जुल्फ़िकार साहब ने ही भेजा है, उन्होंने तुम्हें अपने दफ्तर में बुलाया है। किस लिए? ये तो जुल्फ़िकार साहब ही बताएंगे। एक काम करो, उनसे कह देना कल शाम 8 बजे तक आऊँगा, ठीक है? शाम 8 बजे पहुंच जाना, साहब वक्त के बहुत पाबंद है। एक बार कहा ना पहुँच जाऊँगा, तो मतलब पहुँच जाऊँगा। चलो। जी 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 मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करें, ये आजकल के नौजवान किसी की सुनते कहाँ हैं। नादान है बेचारा एहसान। मंत्री जी कुछ कीजिए। मैं तो आपसे सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल। अब्बा, अब्बा, क्या हुआ अरशद, इतना क्यों आग बगोला हो रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि उस टेलीविजन वाली छोकरी को आपने इतने बेहुदा सवाल करने कैसे दिए? अरे धक्के मार के उसे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? खुदा की कसम अब्बा, अगर मैं यहाँ होता ना तो। खामोश बरखुरदार, इस तरह से अपना आपा नहीं खोते। कमाल करते हैं आप भी अब्बा, एक बित्ते भर की छोकरी आपसे इतने बेहुदे सवाल कर गई, मेरे भाई को मुजरिम करार दे गई, और आप कहते हैं कि मैं गुस्सा ना हूँ, आपा ना हो। ये मत भूलो बेटा कि हम एक सियासतदान हैं। हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है हमें। कई बार ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को काबू में रखना पड़ता है। अब्बा आप चाहे कुछ भी सोचिए, कुछ भी कीजिए, मैं उस लड़की को छोड़ने वाला नहीं। मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। सबक सिखाएंगे,
जरूर सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त तो गुजर जाने दो। लेकिन क्यों अब्बा? खुरदार, एक बात मेरी गौर से सुन लो और समझ लो कि सियासत की बिसात पर हर चाल बड़े ठंडे दिमाग से चलनी पड़ती है। उस लड़की ने जो किया उसे तब तक नजरअंदाज करो जब तक तुम्हारे छोटे भाई की जमानत नहीं हो जाती। उसके बाद उस लड़की को भी देख लेंगे। ठीक है, आप अपने तरह से सोचिए और मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। अरशद, बात बताइए मोहसिन भाईजान, एक फौजी की जिंदगी और एक आम आदमी की जिंदगी में आपको क्या फर्क नजर आता है? एक फौजी की जिंदगी और एक आम शहरी की जिंदगी में जो सबसे बड़ा फर्क मुझे महसूस होता है साबिया, फौज में हमको पता होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन आम जिंदगी में हम अक्सर अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो हमारे ही माशरे का हिस्सा होता है। बेईमानी, रिश्वतखोरी और नफरत के हथियारों से हम पर हमला करता है, मासूम लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। वाह भाईजान, आपने तो हमारे माशरे के दुश्मनों को बेनकाब कर दिया। अच्छा एक बात बताइए भाईजान, फौज में आप... साबिया, तुम फौज के बारे में बात करती रहोगी या तुम अपना हालचाल भी बताओगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? तुमसे तो आना होता नहीं, एक SMS कर दिया कि हम वापस इस शहर में आ गए हैं। जिसे गरज हो वो आ जाए मिलने। तुम ना बिल्कुल नहीं बदली हो। अरे SMS तो इसलिए किया था कि कहीं तुम मसरूफ हुई तो। फिलहाल हमें मसरूफ करने वाला तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन तुम्हें जो मसरूफ किए हुए हैं वो कैसे हैं? अभी दफ्तर गए हुए हैं, उनका तबादला यही हो गया है। ग्रेट। ये कौन है? ओह माफ करना, मैं तो तारुफ कराना ही भूल गई। ये है मोहसिन भाईजान, मेरे चचाजाद भाई। और ये है महक, मेरी बचपन की सबसे जिगरी सहेली। आजकल फैशन डिजाइनिंग की तरबियत ले रही है। अरे ऐसे ही बैठी रहेगी या कुछ दुआ सलाम भी करेगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बात मैं पहले ही बता दूं महक, मोहसिन भाईजान फौजी आदमी है, वो भी कैप्टन, इसलिए अपनी बकबक जरा इनसे कम ही करना। अरे तुम तो बेकार में डरा रही हो बेचारी को। माना फौज में उसूल बड़ी सख्ती के साथ कारबंद होते हैं, लेकिन बकबक करने की आजादी वहां पर भी उतनी ही होती है। महक, क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? हाँ ठीक है। नहीं, मुझे नहीं लगता तेरी तबीयत ठीक है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तुझे आज मैं इस तरह से चुप देख रही हूँ। माजरा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची। साबिया, क्यों परेशान कर रही हो? अगर इनका हमसे बात करने का दिल नहीं चाह रहा तो कोई बात नहीं, हमें इनकी खामोशी भी पसंद है। नहीं नहीं भाईजान, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, न जाने आज ये इतनी चुप क्यों है। वरना इसकी जुबान तो बर्क ट्रेन रफ्तार की तरह तेज चलती है। मगर लगता है कि आज इनकी बर्क रफ्तार ट्रेन मनसूख हो गई है। अच्छा साबिया, मैं अब चलता हूँ। भाईजान, इतनी भी क्या जल्दी? हमारे साथ खाना खा के जाइएगा ना। दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैं फिर किसी दिन आऊंगा और तब तुम अपनी सहेली महक को भी बुलाना, क्योंकि मुझे इनकी बकबक भी सुननी है। इंशाल्लाह जरूर। चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महक, तू यही जानना चाहती है ना कि मोहसिन भाईजान इस तरह से लंगड़ा कर क्यों चल रहे थे? हाँ, मोहसिन भाईजान फौज में अफसर थे मतलब अब नहीं है? नहीं, फौज ने उन्हें सुबुकदोश कर दिया। कहानी तो बहुत लंबी है, मैं तुझे थोड़े में बताती हूँ। अब्बू अल्लाह के करम और आपकी दुआ से मुंह मांगी मुराद मिल गई। अच्छा, तो जरूर तुम्हें कोई ऐसा लड़का पसंद आया होगा जिसे हम अपना दामाद बना सके। अब्बू, आप हर वक्त दामाद का ही ख्वाब देखते रहते हैं। बेटा, अगर ख्वाब नहीं देखेंगे तो उनकी ताबीर कैसे होगी?
खैर उससे छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी कौन सी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई? अब्बू, हमने अंजुमन आवाम की तरफ से वो बेईमान जुल्फिकार के खिलाफ दरखास्त की थी ना, अदालत ने उसकी सुनवाई पूरी होने तक काम रोकने का हुक्म दे दिया है। अरे बेटा, ये तो वाकई बहुत ही खुशखबरी की बात है। जी हाँ अब्बू, और हमने ये खबर जब सुंदर नगर के बाशिंदों को सुनाई ना, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। और सच पूछिए अब्बू जान, उनके खुशी के आंसुओं ने हमें भी शराबोर कर दिया। और बेटा, वही खुशी हम तुम्हारी आंखों में भी देख रहे हैं। अब्बू, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अदालत का फैसला भी सुंदर नगर के गरीबों के हक में हो। इंशाअल्लाह मैं जरूर दुआ करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। शुक्रिया अब्बू। लेकिन बेटा, तुम्हें भी हमारे लिए एक दुआ करनी होगी। हम तो आपके लिए रोज अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे अब्बू की सेहत बनी रहे और हमारे अब्बू हमेशा खुश रहें। लेकिन उन दुआओं में एक दुआ और शामिल कर लो कि अल्लाह हमें नेक और अच्छे दामाद नसीब करे। अब्बू, हमारी गुड़िया देखो कैसे शर्मा गई। एक बार मोहसिन भाईजान की तैनाती जम्मू कश्मीर में हुई। वाह, फिर? उसी दौरान कुछ दहशतगर्दों ने जो किसी बस्ती में छिपकर रह रहे थे, उसी बस्ती पर हमला कर दिया। ओह, फिर क्या हुआ? और जैसे उन्हें खबर मिली, भाईजान जा पहुंचे उनका मुकाबला करने। फिर क्या था, चलने लगी गोलियां दोनों तरफ से। या अल्लाह! मगर भाईजान अकेले ही उनका मुकाबला करते रहे। फिर उस मुठभेड़ में एक गोली भाईजान के घुटने में जा लगी। उसके कुछ वक्त बाद भाईजान ठीक तो हो गए, लेकिन उनके घुटने में कुछ कमी रह गई। इसीलिए फौज ने उन्हें सुबुकदोश कर दिया। बस यही भाईजान की दुख भरी दास्तान है। ये दुख भरी नहीं, ये तो उनकी जाबाजी की कहानी हुई। सलाम जुल्फिकार साहब, कैसे याद किया इस नाचीज को? सरफराज हो ना तुम? जी। मेरा तुमसे मिलने का एक ही मकसद है। मेरी और तुम्हारी मंजिल एक है, और जब मंजिल एक होती है तो रास्ता भी एक ही होता है। भाई ये बात तो आपने एकदम दुरुस्त फरमाई। तो जिस रास्ते से चल के हमें मंजिल तक पहुंचना है, उसमें रोड़े बहुत हैं। क्यों ना हम दोनों मिल के इन रोड़ों को हटा दें? ये रास्ता और मंजिल तो समझ में आ गया, मगर ये रोड़ा समझ में नहीं आता। ये रोड़े हैं राफिया और शाहिद। खैर, अब जब रास्ता एक हो ही गया है, तो हमें उस रास्ते पे अजनबियों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह चलना चाहिए। क्यों? जुल्फिकार साहब, मेरी नानी अक्सर एक बात कहा करती हैं, सफर करो लेकिन कभी किसी अजनबी को दोस्त मत बनाओ, इससे जान और माल का खतरा बना रहता है। लेकिन हम लोग तो एक दूसरे के रूबरू हैं, तो अजनबी कहाँ हुए? हाँ, वैसे तुम अगर चाहो तो फैसला सोच समझ के कर सकते हो। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जरूर, लेकिन ज्यादा वक्त मत लेना। इजाजत दीजिए। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात,
हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद, दामाद हाजिर हो। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।